82% यहाँ पर कहते दिखाई पड़े। 4% ने कहा वो इस बारे में कुछ साफ नहीं कह सकते। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षांश पंडित, किसान नेता, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों का। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ये आपसे बातचीत चर्चा का रूप ले, क्योंकि ये किसानों का हमारे देश की किसी भी सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार हो, उसके साथ लड़ाई नहीं है, उस तक अपनी बात पहुंचाना है। तो आप भी जनता तक हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात पहुंचाएं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। और स्पष्ट तौर पर मैं इसे बहस से हटाकर चर्चा रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अक्षांश आपका रुख करना चाहूंगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं। अक्षांश, आज किसान निकले हैं, अपनी बात सामने रखी है, उनके सामने अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप 6 दिन का वक्त दीजिए, सचिव स्तर की बातचीत करेंगे। आप पूरे मुद्दे को हमारी जनता के सामने बेलाग साफ रख दीजिए। कहां से बात शुरू हुई, क्या किसी तरीके के आश्वासन थे, अभी क्या स्थिति है जिसके चलते एक बार फिर आपको सड़कों पर आना पड़ा? अक्षांश, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस विषय को लेकर के हमारे नोएडा और एनसीआर के किसान भाइयों ने मिलकर के आज दिल्ली कूच का जो रास्ता अख्तियार किया है, उसमें जो मूलभूत और जो बेसिकली उनकी मांग है, वो मांग आज से नहीं चल रही है। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि उनकी मांग क्या थी। उन्होंने जैसे कि एमएसपी की खरीद को लेकर के हमेशा किसानों ने कहा कि हमको हमारा वाजिब दाम दे दिया जाए सरकार की तरफ से, उसी तरह इनको आज अपनी मांग के लिए जो दिल्ली कूच का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है, उनकी मूलभूत जो मांग थी वो यही थी कि हमारे जो जिन किसान भाइयों की जो हमारी जमीन ली जा रही है, पुनर्स्थापना की क्या व्यवस्था है, हम लोगों का जो सर्कल रेट है वो कितना पुराना हो चुका है, उसका सर्कल रेट के संशोधन पे क्या वार्ता है, और हम लोगों का जो बेरोजगार किसान है, जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था है। जैसे 10% को लेकर के जो चर्चा चल रही है, उस पर क्या वार्ता है। और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के एक लंबे समय से विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा लगातार अपनी मांग को लेकर के नोएडा अथॉरिटी के लोगों से, या जब किसानों की जमीनों से रिलेटेड विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, क्षेत्रीय स्तर से लेकर के यहाँ तक लखनऊ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, उनका भी व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिल करके, क्योंकि हम लोग कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है किसी भी किसान संगठन का कि सरकार के खिलाफ जाकर के सरकार से विरोध की स्थिति क्रिएट करके, हमें तो केवल अपनी मूलभूत मांगों को लेकर के पूर्व में, यदि आपको याद हो, एक मामला बहुत चर्चित हुआ था आदरणीय पंकज सिंह जी के द्वारा, जब अथॉरिटी के अधिकारियों को बहुत ज्यादा डांटा फटकारा गया था और ये कहा गया था कि ये लोग भी मेरी भी बातें जब नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें लगातार पूर्व में माननीय विधायकों के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा भी मतलब इस पे चर्चा की गई थी। तो आज जब लगातार इन सभी लोगों की चर्चा का क्रम जारी था और कहीं भी महत्वपूर्णता से उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में जिस प्रकार एमएसपी और काले बिल्स को लेकर के किसानों ने दिल्ली कूच मैं ये मेरे ख्याल से अक्षांश जी, ज्यादातर किसान ग्रेटर नोएडा के और आसपास के ही थे जो बात है। और ये जिनकी जमीनें गई हैं वो 10% जो उनको विकसित भूखंड की बात है और जो मुआवजा है उसकी बात है। कितना समय हो गया होगा इस सब की चर्चा को होते हुए? बस इतना और बता दीजिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाऊं। ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही, इस पूरी चर्चा पे लगभग 7-8 साल 10 साल से हम लोग इस पर बस ठीक है, आपसे सारी चीजें जान दी। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपकी तरफ मैं रुख करता हूं। शुभेंदु जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एक लंबा वक्त हो गया है, किसानों की जमीनें ली गई और दिल्ली एनसीआर का बड़ा हिस्सा विकास के दायरे में आया, जिसमें मैं ये भी कहूंगा जेवर एयरपोर्ट भी इस वक्त उसी तरह के विकास के दायरे में है। ये जायज मांगे हैं नहीं हैं, ये बाद में तय होगा, ये अब बातचीत चालू ही हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है बहुत देर नहीं हो गई है किसानों को सड़क पे आना पड़ा? देखिए राजीव जी, ये जो समस्या है इसका लगभग 90% समस्या को हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में खत्म किया है। अक्षांश जी हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं,
जब नोएडा का चुनाव हो रहा था तब मेरी मुलाकात हुई थी, और उस समय पर इसी तरीके का एक नोएडा के जो किसान लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको उसमें अक्षांश भी थे। तो लगभग 80-90% की समस्या खत्म हो गई। अभी 20-25% की समस्या क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समस्या तो समस्या है। पहला ये कि जो उस समय पर मुआवजा दिया गया जिन लोगों को, आज किसानों की ये समस्या है कि वो कम है, आज रेट बढ़ गए हैं, उससे किसानों का गुजारा नहीं होता। ये प्रशासन को डिसीजन लेना चाहिए कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ये एक बार सेटलमेंट हो चुका है, पैसा दिया जा चुका है, पैसा को वो लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, पहला पॉइंट। अच्छा। दूसरा पॉइंट कि जो एग्रीमेंट हो चुके हैं सरकार और उनकी भूमि अधिग्रहण के, वो दोबारा रीडिस्कस किए जाएं और उस पर दोबारा से एक चर्चा करी जाए और उसको 10 गुना बढ़ाया जाए। ये विषय है एक, जिसको हम प्रशासन कैसे हैंडल करता है वो उनको समझना पड़ेगा। दूसरा विषय, कुछ ऐसे भूमि भी हैं लगभग जो काफी डिस्प्यूटेड है। सपोज करो एक किसान की जमीन ली गई और जब सरकार ने ली तो वो किसान की जब उनको आवंटन होना था, वो सब होना था, पैसे तो दे दिए कि सेटलमेंट हो गया, पर उनको जो उसकी जगह पे जगह देनी थी, जो रूल था 10% जमीन देने का, उस समय पर वो खुद किसान नहीं रहे और उनके बेटे रहे, तो उनमें भी आपस में कोर्ट केस चल रहा है। अब इस समस्या को भी एक बड़ी समस्या है, इस समस्या को भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम उन फैमिली को दे दें, वो उनका इंटरनल मैटर है कि वो कैसे डिवाइड करते हैं। अच्छा। कुछ किसान लोग ने अपनी जमीन ऑलरेडी जो उनके पास थी, उनको उन्होंने प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया। अच्छा। और वो जो उन्होंने बेच दिया है, चूंकि अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, उनका आवंटन नहीं हुआ, तो किसानों ने वो रजिस्ट्री नहीं करी, तो वहां पे डिस्प्यूट फंसा हुआ है। तो ये लगभग ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं खुद इस एक साल पहले जब वो यूपी का चुनाव चल रहा था, तो उसके बीच में मीडिएटर की टीम में था। मैंने उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। और आज जो प्रशासन ने बात किया है, इनकी 70-80% समस्याएं यहाँ की लोकलाइज्ड है, ग्रेटर नोएडा की है। जो मेरे को लगता है कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यदि इनके साथ बैठेगी तो 80% समस्याएं का समाधान ऑन लेवल पे हो जाएगा। जो अलॉटमेंट है वो फैमिली के नाम से होना चाहिए, व्यक्ति के नाम से नहीं होगा। क्योंकि यदि किसान के 3 बेटे हैं तो किस बेटे को दिया जाए, बड़े बेटे को दिया जाए या किसी बेटी ने भी उस पर अपना क्लेम दिया हुआ, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे को लगता है कि अगले 7 दिन 8 दिन का जो समय मांगा गया है, इस समस्याओं में चलिए, मैं सोल्यूशन निकल आएगा। मैं उम्मीद करूंगा। आपने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी, जैसे अक्षांश जी ने अपनी सारी बातें रखी और आप लोगों ने किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे ही आपकी बात उन्होंने भी सुनी और किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं चाहूंगा पवन शर्मा जी भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। पवन जी, एक बार फिर से किसान सामने आए, अक्षांश जी ने अपनी बात रखी, बहुत सारी चीजें शुभेंदु शेखर जी ने भी खोल कर रखी कि विवाद कहां कहां पर आया है। आपको आज के प्रदर्शन को लेकर आपको क्या लगता है, पवन जी? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि समस्या देश में किसानों के साथ बहुत सारी है। उसका समाधान ना केंद्र सरकार के पास है, ना भाजपा की राज्य सरकार के पास है। किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकलता है? बातचीत से रास्ता निकलता है। जिसकी समस्या है वो बात करे, सरकार बात करने के लिए तैयार हो, सब लोग एक जगह बैठे, जो समाधान निकले उस समाधान पे बातचीत करके अमल हो। ऐसा कई बार हुआ है किसानों के साथ। 1-1.5 साल पहले की बात है, 700 किसानों की जान चली गई थी दिल्ली की सरहद पे। सारी बातें हुई थी, सब कुछ हुआ था, क्या निकला? एमएसपी की बात करने आए थे किसान। आज जो भी किसान अपना हक मांगने आते हैं, कोई पार्टी हो, उनको भला बुरा कहने में लग जाती है। भाजपा के लोगों ने तो दिल्ली की सरहद पर किसानों की शहादत हुई थी, उस तक को इन्होंने अब्यूज इस्तेमाल किया था, कहा था बलात्कारी लोग हैं। तो सोचिए, अगर इस तरह की मानसिकता होगी तो किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? किसानों को उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर युवा अपनी मांग रखेंगे, भाई देश में बेरोजगारी है, उनको भी यूज करेंगे। अगर महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करेंगी, उनको उल्टा बोलेंगे। तो केंद्र सरकार का कम से कम ये तो पहल होनी चाहिए कि आइए एक टेबल पर आके बैठिए, बैठ के बातचीत करिए और सुझाव दीजिए। सुझाव को सरकार माने। भाई जिसके लिए कानून बनाना है, जिसकी समस्या है, उससे तो बात करनी पड़ेगी। और समाधान के बाद जो सारे फैक्ट्स सामने निकल के आए, उस पर सरकार अमल करे। भाई एमएसपी की बात इन्होंने मानी थी। जब किसान दिल्ली आए थे तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे, आपने भी बहुत सारी कुछ मुद्दों में बातचीत करी है। मुद्दे बहुत सारे माने भी गए थे, लेकिन मुद्दे मानने के बावजूद भी इतने लंबा अरसा हो गया
आज तक इंप्लीमेंट हो नहीं पाते हैं। भाई किसानों के डीएपी का मुद्दा हो, यूरिया का मुद्दा हो, उनके बीज का मुद्दा हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, हॉटेस्ट मुद्दे हैं जिसपे कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज भी होता क्या है भाई, किसानों का यूरिया जो मिलता था, डीएपी जो मिलता था, शुभेंदु जी आ 50 रहा किलो हूं। का पूरा आता था। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि किसानों का जो यूरिया था, मुद्दा बता रहा हूं, किसानों का यूरिया डीएपी का जो बोरा था वो 50 किलो का आता था, और जब से भाजपा की सरकार आई है बोरा 45 किलो का हुआ, 40 किलो का हो गया, लेकिन उसके दाम कम नहीं हुए। उसके बावजूद भी आज भी किसानों को यूरिया डीएपी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। ये किसानों के मुद्दे हैं। ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करने तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। किसानों के मुद्दे पे सरकार सोचे सही, ठीक भाई है। डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप एक इन टोटो पूरा देश के किसानों की बात कर रहे हैं। आज जो किसान थे वो उस हिस्से से थे जहां पर विकास बहुत तेजी से फैला है, और उनका प्राइम जो मुद्दा था, जो मैं समझ पाया, वो उनके साथ जो 10% विकसित भूखंड की बात है और जो उनके साथ मुआवजे की बात है उसको लेकर। इस पर शुभेंदु जी ने कई बातें रखी, अक्षांश जी से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले लोगों से जो बात की वो हम आपके सामने रख देते हैं। तीसरा सवाल ये पूछा कि सरकार के वायदों के बाद भी खेती फायदे का धंधा क्यों नहीं बन पा रही है, तो लोगों के जवाब क्या मिले वो आपके सामने हैं। फसल का सही दाम ना मिलना 36% लोगों ने कहा, सप्लाई चेन का ठीक नहीं हो पाना 24% ने कहा, सरकारी सिस्टम में कोई खामी 34% ने कहा, और 6% ने कहा कि वो कुछ खास इस पर जवाब नहीं दे सकते। तो कहीं बहुत कुछ एक मुद्दों पर बराबर जैसी स्थिति यहां पर नजर आई, 36% और 34% को देखा जाए। अगला सवाल, किसानों की समस्या के लिए समाधान क्या है, तो ये बड़ा सवाल था, क्योंकि चर्चा के बीच में यह आएगा। और हम आपको बता सकते हैं, अधिकतर लोगों से हमने सवाल पूछा, एमएसपी, कर्ज माफी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या कह नहीं सकते। 28% ने कहा कि एमएसपी सुलझाना समाधान होगा, कर्ज माफी 55% ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात 13% ने कहा, और 4% ने कहा कि इस पर कोई रुख वो अपना सामने नहीं रख सकते। अक्षांश पंडित जी, हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और उन सवालों को लेकर बात कर रहे हैं जिन पर लोग खुलकर आपके मुद्दों पर सरकार के बीच में जो टसल है, ये वो जनता है, ये वो लोग हैं जो रहते हैं इन इलाकों में और अपनी राय व्यक्त करते हैं, आपको भी समझ रहे हैं और सरकार को भी समझ रहे हैं। लेकिन शुभेंदु शेखर जी ने भी कुछ बातें यहाँ पर कही हैं, कुछ विवाद ऐसे बताए हैं कि जो एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिन पर सब साइन हो चुका है, मुआवजा मिल चुका है, अब इतने सालों बाद जो चीज सेटल हो चुकी है उसको रीडिस्कशन में लाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या प्राइवेट के साथ ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था, ज्यादा बेहतर आप समझाएंगे। और विकसित भूखंड की बात, जहां पर वो ये इशारा देते हुए दिखाई पड़े कि परिवारों में अभी ये एका नहीं है, परिवार का जो मुख्य मालिक है वो अब शायद इस दुनिया में नहीं है। कई चीजें हैं और ये इनमें से बहुत सारा ऐसा है जो ऐसा नहीं कि अगले 7 दिनों में सुलझ ना पाए। अक्षांश जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार, देश की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो सरकार चाहे तो जितनी भी ढेर सारी समस्याएं, जैसे शुभेंदु जी हम लोगों के पुराने साथी हैं और लगातार हम लोग एक दूसरे की पूर्व में डिबेट में भी और व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग अपनी अपनी राय एक दूसरे के बीच में रखने का काम करते चले आ रहे हैं। व्यक्तिगत मैं अपने, अगर आप मतलब डिबेट से हटकर अगर वास्तविकता पर हम लोग जाकर के जमीन पे हकीकत पे बात करते हैं, तो इसकी हकीकत व्यवस्था केवल यही है, इसको हम लोग विभिन्न तरीके से उसमें मीना मेखी निकाल करके कुछ भी चर्चा कर लें, लेकिन आप भी इस चीज को बहुत करीब से समझते हैं कि अगर थाने का जो हल्के का इंचार्ज होता है, अगर वो समस्या को सुन लेता है, कोई इंस्पेक्टर के पास नहीं जाता, और अगर किसी कारणवश अगर इंस्पेक्टर उस बात को सुन लेता है जिसको तो फिर कोई एसपी के पास नहीं जाता, और जब एसपी अगर नहीं सुनता तब लोग डीजीपी के पास आने का काम करते हैं। तो इतने दिनों से ये तो 2-4 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कम बातों को पूरा बता करके ओरिजिनल जो हमारे बिंदुवार वास्तविक बिंदु हैं उनको नहीं पद से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या 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 अक्षांश जी, एसकेएम इस मुद्दे पर, आपके मुद्दे पर इस 7 दिनों में चर्चा है, 7 दिन के बाद चर्चा में शामिल होगा, या फिर आप जो किसान आज आए हैं महामाया फ्लाईओवर तक, इनमें से ही कुछ वरिष्ठ किसान हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे कि अपनी बात रखें और सरकार की सुने और फिर किसी ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां पर दोनों को ही विन विन सिचुएशन हो?
बहुत शानदार आपका प्रश्न है। पूर्व में भी जब भी किसानों के जो नेता, जो संगठन नेतृत्व करते थे, उन्हीं के जो अगुवा होते थे, वो जा करके संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते थे। और आज भी इस चीज पर केवल किसी का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, केवल उद्देश्य ये है कि जो मूलभूत समस्या है, जो हमारे किसान परिवार के बच्चों का, हमारी माँ बहनों का, हमारे परिवारजनों का, हमारे वृद्धजनों के जीवन शैली को उत्तम करने के लिए जिन जिन कारकों पे वार्ता करनी है और सकारात्मक वार्ता करनी है, और वो वार्ता जो किसी भी प्रकार से जो हमारी बात नीचे नहीं सुनी गई है। आज आपने अभी, आपके ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि किसान जब पूछ कर रहे थे, हमारे परिवार के लोग जब पूछ कर रहे थे, तो पूछ के दौरान उन लोगों को जब समझाया गया, तो वहां पर आप धरना स्थल पर सभी लोग बैठ गए और उनको जब आश्वस्त किया गया कि हम इतने दिन पे आपकी इस चीज का सलूशन निकाल देंगे, तो सभी लोगों ने एक मत होकर के, एक राय होकर के 1 मिनट में उनकी बात सुनने का काम किया है और तुरंत कहा है कि चलिए ठीक है। ये समय जब प्रशासन के द्वारा दिया गया है, तो कहा गया कि बिल्कुल हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम जाकर के वहां, पूर्व में भी जैसे रोडों में ठंडियों में ठिठुर रहे थे, कोई हंसी खुशी से अपने आप को परेशान मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आप सभी के साथ। पवन जी भी चर्चा कर रहे हैं, शुभेंदु जी भी चर्चा कर रहे हैं, अक्षांश भी चर्चा कर रहे हैं। ये बहस में तब्दील मैं भी होने नहीं देना चाहता, ये चर्चा रहे और सारी चीजें निकले। मैं सवालों के साथ आगे बढ़ूंगा। अक्षांश जी, आप बहुत सारी चीजों को सामने रख चुके हैं, तस्वीरें हम देख चुके हैं, अब उनसे एक भी बात और पूरी जी कर दूं मैं, लास्ट मेरी एक शब्द बचा, उसके बाद मैं सुरेश जी के सुनता हूँ और हमारे मित्र बोलिए। तो लास्ट मेरी केवल आपसे पूरी बात की सार्वभौमिक सार यही है कि अगर 7 दिन के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या कोई ऐसा केंद्र का महत्वपूर्ण व्यक्ति आकर के हमारी इस वार्ता की अगर मध्यस्थता करता है और कोई भी मूलभूत, देखिए शुभेंदु जी, इस बात को चाहे हम घुमाने का प्रयास करें या वो घुमाने का प्रयास करें, हम सभी लोग मिलकर के, क्योंकि शुभेंदु जी भी कहीं ना कहीं हमारे किसान परिवार के ही सदस्य हैं, तो हम सब लोगों को मिलकर के केवल एक प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय किसान यूनियन की नहीं है, ये लड़ाई हमारे उन किसान परिवार के लोगों की है जिनको उनके अधिकारों को, उनके अधिकार सकारात्मक दृष्टिकोण में मिलने चाहिए। शुभेंदु जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस विषय पे हम लोगों के साथ आकर, ठीक है, ठीक है, मैं सर्वे का रुख कर रहा हूं, मैं सर्वे का रुख कर लेता हूं। 2014 के बाद क्या मोदी सरकार में किसानों की हालत सुधरी? हमने ये भी सवाल लोगों से पूछ लिया, क्योंकि लोगों के खुलकर इस पर जवाब सामने आ रहे थे और लोग बात कर रहे थे। तो 58% ने कहा हां सुधरे हैं, नहीं कहने वाले 42% लोग सामने आए, और कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इसके बीच में झूलता हुआ दिखाई पड़े या कह नहीं सकते। अगला सवाल, क्या किसान निधि जैसी योजनाओं का किसानों को फायदा मिला है? तो 66% लोगों ने कहा हां। अब इस सवाल में आप एक बात समझिए, ये कहने वाले वही हो सकते हैं जो किसानों से जुड़े हों, लिहाजा ये मान सकते हैं कि इनमें से कई लोग इस फायदे को नजदीक से समझते हैं। लेकिन 34% ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं मिला, और यहां पर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो बीच की बात कर रहा हो। एकदम क्लियर कट यहां पर बातें सामने आ रही थी। शुभेंदु जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते होंगे, और पवन शर्मा जी या आम आदमी पार्टी भी शायद नहीं चाहती होगी कि यह विवाद पिछली बार की तरह लंबा खिंचे, कोई नहीं चाहता। लेकिन आपने जो मुद्दे गिनाए हैं, जहां पर आपने कहा कि सेटलमेंट के बाद अब रीडिस्कशन की बात है, वो थोड़ा सा पेचीदा मुझे भी समझ में आ रहा है। कैसे सॉल्व होगा मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन विकसित भूखंड की बात बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व की जा सकती है। इसको इतना डिले क्यों किया गया? मैं फिर से आपके विषय पे आता हूं। पहला तो मैं आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आज जो किसान यहाँ पर आए हैं वो एमएसपी का उनका एक मांग हो सकती है, पर वो एमएसपी का ना विषय लेके वहां का लोकलाइज्ड विषय है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर। शायद पवन जी को जानकारी नहीं हो, इसलिए वो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। अक्षांश पंडित जी जानते हैं, पिछले 1 महीने में लगभग 5 बड़ी मीटिंगें हुई, जिसमें यहाँ के लोकल एमएलए, जो ग्रेटर नोएडा के और लोकल एमएलए और साथ में उनके एमपी, इनके साथ इनके यूनियन के सब लोग बैठे
और हम लोगों ने बैठ के उनकी सब समस्याओं को नोट किया कि क्या क्या समस्या है। फिर उसमें निकाला कि कितने डिस्प्यूट्स हैं। तो 7,335 डिस्प्यूट आए, जिसमें ये पाया गया कि जो किसान कह रहा था, जिसने सेटलमेंट कर लिया था, वो इतने कम रेट पे किया हुआ था उस समय की स्थिति में। आज से 20 साल पहले या ग्रेटर नोएडा बना होगा तो मैं ये सोचूं कि 98 में, और आज के कंपैरिजन में जो प्राइस है वो लगता था कि वो बहुत कम समय पे है। क्या सरकार कोई इस तरीके की किसानों को राहत राशि और दे सकती है? ऐसे विषय रहे। उसमें बहुत सारे विषय आपस की अंडरस्टैंडिंग के थे कि भाई ये बताइए कि ये जो जमीन है, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, जो आपको एलोकेट है, वो उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और उसमें भी कई जगह पर कंफ्यूजन रहा। तो हम लोगों ने भी उनको ये कहा और उस पे उन्होंने काम भी किया। मैं ऐसा नहीं कह सकता। जो किसान के लिए जो सम्मुख लोग आए, जो चर्चा पे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग भी करी और उनके पॉइंट भी निकाले। मेरे को लगता है कि जो 7 दिन का समय माना गया है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ऑलरेडी 1.5 महीने से काम कर रहा है। और इसके पहले भी 1 साल पहले भी एक बैठक हुई थी और 2022 के जनवरी की एक बैठक थी। उन तीनों बैठकों के मिनट्स निकालकर ये किए गए कि आप देखिए 2021 में आप मांग रहे थे कि हमको 2 गुना दीजिए या 3 गुना दीजिए, अब आप सीधा 10 गुना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेके जो प्रशासन है ग्रेटर नोएडा का, तो नहीं 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 नहीं, डिस्कशन कर रहा है। 2021 मेरे में को लगता आपने है कहा कि आप इतना मांग रहे थे, क्या 2021 में उतना दे दिया गया? नहीं, वो जैसे मैंने आपको फिर बताया, समस्या कहाँ है। जैसे जेवर एयरपोर्ट है, आ रहा हूं जेवर पवन एयरपोर्ट भाई, आ है, रहा हूं। हाँ उस जेवर एयरपोर्ट पे किसानों से जमीन से सरकार ने अधिग्रहण किया और एक रेट जो तय हुआ हाँ उस समय के हिसाब से दिल्ली यूपी सरकार ने पे कर दिया। हाँ। कोई भी पेंडेंसी नहीं है, नॉट ए सिंगल रुपीस की पेंडेंसी है सरकार की जो तय हुई। पर अब यदि किसानों का ये कहना है कि हमको और राशि दी जाए, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ये चर्चा करे आपस में। ठीक है और ठीक यदि है। कोई पवन शर्मा जी, राहत दी जा सकती है पवन शर्मा जी तो बड़ा दी जाती है। ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं। पवन शर्मा जी बहुत अच्छा, मुझे भी चीजें यहां पर क्लियर हो रही हैं। पवन शर्मा जी, मान लीजिए कोई किसी से तय करता है किसी एक रेट पर, किसी एक दर पर, वो सारा चीजें सेटल भी हो जाती हैं, पेमेंट भी हो जाता है। अब 1 साल बाद अगर चीज जगह का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या आके ये कहा जा सकता है इसको रीडिस्कस करो, इसको फिर से सेटल करो? पवन जी मुद्दे के साथ इस बात को भी समझाइए। देखिए राजीव जी, समस्या कहाँ आती है? मुझे नहीं पता कि बाकी सारे लोग बैठे किसके पास कितनी जमीन है, मुझे नहीं पता। मेरे पास पुश्तैनी जमीन है, मैं किसान फैमिली से आता हूं, मुझे पता है किसानों का दर्द दुख पीड़ा क्या है। अगर आज टीवी चैनल में बैठ के लैपटॉप वाले लोग ये तय करेंगे किसानों की समस्या क्या है, तो मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। अगर किसी की समस्या है, सिर्फ किसानों के एक मुद्दे नहीं है, ये तो जमीन का मुद्दा अलग हो गया, एमएसपी का अलग हो गया, खाद बीज का मुद्दा अलग हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर किसी को समस्या है तो पहले तो ये मानो कि वो किसान है। भारतीय जनता पार्टी आज भी, इनके बहुत सारे लोग बाकी सारे चैनल पर जाकर कह रहे हैं ये किसान ही नहीं है, तो पहले तो ये तो मान लो कि किसान है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको समाधान निकालना है तो जिसके साथ समस्या है और सरकार के लोग हैं, बैठ के बातचीत करो, खुले मन से बातचीत करो। नहीं, आप पूछिए, अब सवाल आप पूछिए। इम्प्लीमेंट करो। मेरे सामने अब तक मैंने इसलिए नहीं रोका, मेरे सामने ऐसे चर्चा में नहीं आया कि मैंने कहीं अपने ही चैनल पर सुना हो। मैं और कहीं की बात नहीं करूंगा कि किसी बीजेपी की तरफ से किसी ने कहा हो ये किसान है या नहीं है आज के प्रदर्शन को लेकर। देखिए, बाकी सब लोगों को भी आपका चैनल फॉलो करना चाहिए, मैं तो कहता हूं, लेकिन भाजपा के और तमाम सारे लोग जाके कह रहे हैं तो किसान ही नहीं है। जब 700 किसानों की जान चली गई तब भी भाजपा के लोग ये कहते थे किसान ही नहीं है तो खालिस्तान नहीं है, ये तो रेपिस्ट है। तो इस तरह की बात अगर सरकार के लोग करेंगे, पार्टी के लोग करेंगे, जिसकी सरकार है, तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान निकल ही नहीं सकता। समाधान निकालने के लिए हम जैसे, आप जैसे लोग आम राय दे सकते हैं कि भाई जिसकी समस्या है उससे बैठ के बातचीत तो कर लो। चलिए एक मिनट पवन जी, एक चीज समझाइए। पवन जी, किसानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए, मेरे दिमाग में कतई नहीं है, इसलिए मैंने खुलकर बात रखने की बात कही है। मान लीजिए आज आप ही हैं सरकार और आपको तय करना है, आपने तय कर दिया एक सर्टेन रेट पर और सबने अपना मुआवजा ले लिया, आपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉट कर दी। आज से 10 साल बाद ये जगह बहुत डेवलप हो जाती है, एक बार फिर से आपसे कहा जाता है रीडिस्कस किया जाए, क्या आप बतौर सरकार किस स्थिति में पाएंगे खुद को?
देखिए ये सारे काम सरकार के हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। वही मैं आपसे नियम पूछ रहा हूं, बनाना, मैं तो कानून एक बनाना, हाइपोथेटिकल समस्या का क्वेश्चन समाधान पूछ रहा निकालना। हूं। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सोच क्या कहती है? फिर रीडिस्कस होती रहेंगी ये चीजें हर 5 साल बाद, या वंस इन फॉर ऑल ये चीजें सेटल होती हैं? देखिए मनोज जी, ये राजीव जी, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये 10-11 साल पुराना मुद्दा है, जब से आज तक चला आ रहा है। लेकिन सरकारों ने सोचा ही नहीं 10-11 साल से। भाई ठीक है। समस्या का समाधान कौन निकालेगा? गलत है। चलिए, अधिकारी निकालेंगे, मैं ये समझता डिपार्टमेंट हूं, निकालेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि 7 दिन का जो समय मांगा गया है, और किसानों ने जो आगे बढ़कर ये कहा है कि ठीक है हम 7 दिन का इंतजार करेंगे, मुझे लगता है इन 7 दिनों में बात बनेगी, और इस 7 दिनों में बात बनेगी ही नहीं, किसानों के हक में बनेगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, और आगे कभी ये मुद्दा फिर से एक बार रीडिस्कस के तौर पर ना उठे, इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जुड़े इस चर्चा करने के लिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब आगे बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका की। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि वो पिछली बार से अधिक ताकतवर बनकर आ रहे हैं। राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने से पहले ही उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बात बात पर टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप कभी चीन, कभी मैक्सिको और कभी कनाडा को धमकी देते हैं, तो कभी ब्रिक्स देशों को। हाल ही में उन्होंने ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। अपनी धमकियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। याद कीजिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। ये 5 देशों से मिलकर बनता है: ब्राजील, रशिया, इंडिया यानी भारत, और इसके साथ साउथ अफ्रीका और चीन। यानी यहां पर उन्होंने भारत को समेटते हुए ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी करेंसी लाने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के पीछे अमेरिका की दादागिरी से अधिक उसका वो डर सता रहा है, जिसके चलते वो ब्रिक्स देशों पर करेंसी की पाबंदी लगाना चाहते थे। ब्रिक्स देशों पर करेंसी की पाबंदी लगाने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डॉलर की धौंस खत्म होने का डर भी सता रहा है। अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी जारी कर दी तो डॉलर कमजोर होने लगेगा, डॉलर की मांग कम होने लगेगी, जिससे उसकी वैल्यू में गिरावट आ सकती है। अगर डॉलर कमजोर होने लगा तो अमेरिकी वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। डॉलर की कमजोरी आयात को महंगा कर देगी, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ेगा। डॉलर के कमजोर पड़ने से अमेरिकी प्रतिबंधों का असर खत्म होगा। तो क्या ट्रंप को यही डर सता रहा है? इसी वजह से ट्रंप 100% धमकी, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। इस पर हमने आज सबसे बड़ा सर्वे किया है, साथ ही उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहां बड़ी अच्छी तरीके से समझिए, रूस से तनाव के बाद ब्रिक्स देशों ने यह सोचना शुरू किया कि वो अपनी एक करेंसी शुरू करेंगे, और अगर ये हो जाता है तो यहां पर अमेरिका फंस जाएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को जो धमकी दी है वो क्या है। ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम खड़े होकर देखते हैं ये विचार अब खत्म हो चुका है। हमें इन देशों से प्रतिबद्धता चाहिए कि वे ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, और उन्हें अद्भुत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेचने को अलविदा कहने की उम्मीद करनी चाहिए। याद रखिए, ब्रिक्स देशों की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान आता है वो करीब 1/3 आता है। अगर रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका, अगर ये देश और ब्राजील मिलकर एक साथ डॉलर को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो डॉलर का कमजोर होना स्वाभाविक है। हमने सवाल पूछे लोगों से। पहला सवाल, ब्रिक्स करेंसी आई तो 100% टैरिफ, ट्रंप की इस धमकी के पीछे आखिर वजह क्या है? डॉलर कमजोर होने का डर 41% ने कहा हाँ यही वजह है। ग्लोबल मार्केट में चीन, रूस और भारत से खतरा 20% लोगों ने कहा। अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान का डर
38% लोग ये बात कह रहे थे और 1% ने कहा हम कह नहीं सकते। यानी डॉलर कमजोर होने का डर और अमेरिका को आर्थिक नुकसान का डर सबसे ज्यादा 79% टोटल इसी को जाता है। दूसरा सवाल, ब्रिक्स के सामानों पर 100% टैरिफ वाली ट्रंप की धमकी के मायने क्या हैं? अमेरिका को फायदा 16% ऐसा मानते हैं, ब्रिक्स देशों को नुकसान 20% लोग ही ऐसा मांगते हैं, दुनिया में चीजें महंगी होंगी 64% लोग ऐसा मानते हैं। और तीसरा सवाल हमने क्या पूछ लिया लोगों से, ब्रिक्स देशों ने अगर करेंसी डेवलप कर ली तो होगा क्या? डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, यानी हर कहीं डॉलर का उपयोग 51% ने कहा यही होगा। हाँ, ब्रिक्स देशों को फायदा होगा 43% ने ऐसा कहा और 6% ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते। यानी 6, 1, 7 और 5, 4, 9 यानी 97% लोग, करीब 94% लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को झटका लगना पक्की बात है। डॉक्टर शरद कोहली मेरे साथ अर्थशास्त्री इस वक्त जुड़ गए हैं और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद कोहली, सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहूंगा। ब्रिक्स से 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, लेकिन अब इसमें 9 देश हो गए हैं कुल मिलाकर। एक बड़ा हिस्सा है, दुनिया की 1/3 इकोनॉमी को ये कंट्रोल करते हैं। अगर डॉलर की तरफ ये स्विच करते हैं, क्या ट्रंप का डर जायज है? देखिए, आर्थिक जगत में कहावत है कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को जुकाम लग जाता है। इतना दबदबा है अमेरिका का, और ये डॉलर, मैं इसको डॉलर की दादागिरी कहता हूं। ये डॉलर की दादागिरी है। और मैं आपको 3 आंकड़े वैसे बताता हूं कि दुनिया भर में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें करीब करीब 60% यूएस डॉलर का हिस्सा है। दुनिया भर में जो आर्थिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि अंतर देशीय, एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें 88% डॉलर में किए जाते हैं। और तीसरा, दुनिया में जो डेट है, उधार जो लिया हुआ है एक देश से दूसरे देश में, अंतरराष्ट्रीय उधार जो है, उसमें 62% हिस्सा यूएस डॉलर का है। इसके अलावा स्विफ्ट, जिसके माध्यम से पैसा भेजा जाता है, वो यूएस डॉलर में है। क्रूड ऑयल यूएस डॉलर में है, सैंक्शंस यूएस डॉलर में है। तो ये जो डॉलर की दादागिरी है, कोई किसी मोहल्ले का दादा होता है ना राजीव, तो क्या होता है, उसको जब खतरा हो जाता है तो वो फिर छटपटाता है, धमकियां देता है कि कोई दूसरा खड़ा होने जा रहा है। ठीक वैसा ही किस्सा है। अमेरिका को लगता है कि दादागिरी खत्म हुई तो उसका जो इन्फ्लुएंस है, दबदबा है, वो दबदबा खत्म हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और फाइनेंशियल वित्तीय बाजार में, इस बात से डरकर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पर मनोज, राजीव, कि ये प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है। और बड़ा सिंपल सा मैं बताता हूं, करीब 84 बिलियन डॉलर का भारत से इस समय एक्सपोर्ट होता है। मुझे बताइए, जो चीज $100 की मिलती है, अगर ट्रंप साहब ने उस पर 100% टैरिफ लगा दिया, वो $200 की है, तो क्या अमेरिकन लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? और मैं यहाँ पर दवाइयों का जिक्र करना चाहूंगा, वैसे तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है जो सामान यहां से जाता है। क्या $100 की दवाई $200 में अमेरिकन जनता अफोर्ड कर पाएगी? तो ट्रंप साहब धमकी देने से पहले अपने घर में भी झांक के देख ले। उनका तो छोड़िए, क्या अपना गुजारा घर में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा राजीव? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपने आंकड़ों को इतना स्पष्ट तौर पर रखा कि दर्शक एकदम समझ गए होंगे डर क्या है। आकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, भारत और रूस के बीच में पिछले दिनों जिस तरीके से व्यापार हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन वॉर के चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे, भारत और रूस ने रूबल और रुपीज में अपना सौदा किया और उसने कहीं बहुत डॉलर को साइडलाइन कर दिया। चीन जिस तरीके से यूएस के सामने खड़ा हो रहा है और ब्रिक्स अपने को एक बड़े तौर पर अब जब खड़ा करता चला जा रहा है, और ये ब्रिक्स अकेला ऐसा संगठन है जिसमें अमेरिका की कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्या वाकई ट्रंप का डरना जायज है कि ये देश मिलकर अगर अपनी करेंसी ले आए तो डॉलर का साफ हो जाना तय है? राजीव जी, अमेरिका की इकोनॉमी के कई डर हैं, एक नहीं बहुत डर है आज की तारीख में। अमेरिका जिसे लोग बहुत पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही है, शायद रोल मॉडल इकोनॉमी मानते हैं। सबसे पहले बता दूं, वो अमेरिका आज वो पावरफुल इकोनॉमी नहीं रही है। पिछले कई सालों से 17-18 साल में कई साल ऐसे हैं जब वो डेफिसिट इकोनॉमी रही है, यानी कमाई कम खर्चा ज्यादा। अभी क्या हुआ था, उन्हें अपनी डेट सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी थी। डेट सीलिंग, दर्शकों को आसान भाषा में बता दूं,
जितना कर्जा अमेरिका को लेना अलाउड था उससे ज्यादा कर्जा लिया जाए, इसके लिए वो सीलिंग को सस्पेंड किया गया था। यानी अमेरिका को अपना कामकाज चलाने के लिए लिमिट से ज्यादा कर्जा लेना पड़ा था। अमेरिका, रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई उसके बाद 2 क्वार्टर अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। आज क्या हालात है अमेरिका के इस सो कॉल्ड बहुत पावरफुल इकोनॉमी के कि 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने कम किए, उसके बाद भी अमेरिकी इकोनॉमी में रिकवरी नहीं आ रही है। और आज से 3 महीने पहले तो अमेरिका इकोनॉमी में यह तक डर था कि कहीं स्लोडाउन रिसेशन में ना तब्दील होए। इन्फ्लेशन को अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है माना जा रहा था। तो अमेरिका आज की तारीख में वो पावरफुल इकोनॉमी नहीं रही, तो अमेरिका को बहुत सोच समझ के जो है ये सारे स्टेप्स उठाने चाहिए, सोचना चाहिए। जहां तक डी डॉलराइजेशन की बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का साफ मानना है डी डॉलराइजेशन होना ही होना है। डी डॉलराइजेशन को अमेरिका नहीं रोक सकता। जहां तक अमेरिका की इकोनॉमी की वर्चस्व की बात है, वो वर्चस्व वो वाला नहीं रहेगा। देखिए, दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई भी इकोनॉमी हमेशा सबसे पावरफुल नहीं रह सकती। अमेरिका को याद रखना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी नहीं थी, तब इंग्लैंड और फ्रांस थे। आप 18वीं सेंचुरी में जाइए, हम हिंदुस्तान, हमारे पास दुनिया का 25% जीडीपी हमारे यहाँ था। आप जो 10वीं सेंचुरी तक लगाइए, हमारे पास 30% जीडीपी था। उससे पहले की बात करें, एक समय था जब गांधार से लेके तक्षशिला से लेके आज आप देखिए उस समय की आप ईस्टर्न इंडिया तक, आप कलिंग तक हमारे पास था। तब दुनिया की 58% जीडीपी हमारे पास थी। तो कोई भी नंबर 1 हमेशा नहीं रह सकता। हिंदुस्तान इतने सालों तक नंबर 1 रहा है, सदियों तक नंबर 1 रहा है। तो अब डी डॉलराइजेशन तो एक फैक्ट है जो अमेरिका को मानना पड़ेगा। जहां तक ब्रिक्स करेंसी की बात है, ब्रिक्स दर्शकों को बता दूं एक बहुत पावरफुल फॉर्मिडेबल समूह है और अमेरिका को दिख रहा है कि ब्रिक्स बहुत पावरफुल होता जा रहा है। बट साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, ब्रिक्स के लिए कॉमन करेंसी लाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसे यूरो के साथ या यूरोजोन के साथ कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि ब्रिक्स में अगर कॉमन करेंसी आती है तो किस तरीके से मार्कअप होगी वो बाकी कंट्रीज के साथ, वो थोड़ा मुश्किल है। बट ब्रिक्स की पावर अपनी जगह है और मैं आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत हूं। ब्रिक्स एक बहुत ही पावरफुल समूह बनता जा रहा है और अमेरिका को आज की तारीख में ब्रिक्स से घबराहट है। यानी 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप शपथ लेंगे और उसके बाद के जो 4 साल उनके सामने होंगे, वो न केवल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की उस लाइन को सच साबित करने की उनकी एक जद्दोजहद का हिस्सा रहेंगे, जहां पर उन्हें डॉलर को संभालना है।